देखो अब लास्ट वाली क्लास में जो मैं आपको समझा रहा था, मैंने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के अंदर मैंने आप लोगों को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड लॉसेस इसका एडजस्टमेंट समझाया था आपको। तो वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी पीएनएल के अंदर मान लो क्रेडिट बैलेंस होता है, अब इधर ध्यान देना, मान लो कभी भी पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और इसको डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में। और मान लो कभी भी पीएनएल में डेबिट बैलेंस होता है, इसको बोलते हैं लॉसेस, इसको भी डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब है ना, आज हम लोग दो तरह के रिजर्व स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अब लिखो अगला हेडिंग, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हेडिंग लगाओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब इसी के अंदर है पार्ट। रिजर्व का ही एक दो तरह के रिजर्व हम लोग डिस्कस, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब लिखो आप, दिस रिजर्व is being created to protect the interest of workers. This reserve is being created to protect the interest of workers, and it has credit balance. It has credit balance with amount of workman compensation reserve after deducting amount of worker claim is divided among the amount of workman compensation reserve after deducting amount of worker claim is divided among old partners in old ratio. देखो ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सब लोग ध्यान देना, देखो जैसे मान लो आपको एक बैलेंस शीट दिख रही है, इसमें इधर चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो 50,000 रुपए, और बोल रहे हैं ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। अब ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2। आपको रिजर्व दिख रहा है 50,000 रुपए, नए पार्टनर सी को एडमिट किया। अब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में इस 50,000 को डायरेक्ट किस रेशियो में डिवाइड कर दोगे आप? कुछ नहीं करना है, 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन दिखा 50,000, रेशियो दिख रहा है 3:2, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये 50,000 डायरेक्ट 3:2 में डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा मान लो आपके लोगों ने वर्कर का क्लेम 20,000 का है। अब बोलो रिजर्व कितने का है और क्लेम कितने का है?
तो कितना डिवाइड करोगे सिर्फ? फिर 30,000 रुपये डिवाइड कर दो। 50,000 का रिजर्व है, 20,000 का क्लेम है, तो कितने रुपए डिवाइड कर दो आप? 30,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। अच्छा, 50 का रिजर्व है और 50 का ही क्लेम है, तो कुछ भी डिवाइड नहीं करोगे। क्लेम मतलब ये रिजर्व हमने क्यों बनाया था, नाम बता रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो पार्टनरशिप फर्म का नेचर ऐसा है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री है। अब पार्टनरशिप फर्म का नेचर ही ऐसा है कि वो माइंस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक वर्कर के लिए रिजर्व बना दिया। कभी भी कोई इंजरी होए तो हमने वर्कर के लिए एक फंड अलग से बना के रख दिया। अब 50 का रिजर्व है और मान लो क्लेम 50,000 का आ गया, हमने रिजर्व बनाया था 50,000 का, क्लेम कितने का आ गया, तो कुछ भी अमाउंट डिवाइड नहीं करना है वर्कर्स में। 50 का रिजर्व है और 20 का क्लेम आया, तो 30,000 डिवाइड कर दो। 50 का रिजर्व है और क्लेम आ गया 70,000 का, तो आपके पास 50 का रिजर्व, क्लेम कितने का आ गया, तो 20,000 की लाइबिलिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी आपको फिर। गेटिंग माय पॉइंट? वो रिवैल्यूएशन से बनाएंगे हम लोग। तो मैंने आपको यहां पॉइंट लिखवाया, देखो ऐसा रिजर्व जो क्यों क्रिएट किया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ वर्कर क्लेम, मतलब क्लेम को घटा करके, इज डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नाउ कम टू पेज नंबर 4.47। इलस्ट्रेशन नंबर 49, इलस्ट्रेशन नंबर 49 पे ध्यान दो। Pavan, Raman and Sohan are partners sharing profit in the ratio 4:3:2। तो पवन, रमन और सोहन तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। रोहन को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, 1 अप्रैल को, और उस दिन बैलेंस शीट दिख रही है 2025 को इस तरह। अब इनका रेशियो 4:3:2 है, और रोहन को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। आपको बैलेंस शीट दिख रही है 31 मार्च 25 की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है 1,35,000 रुपए। अब कितने का रिजर्व दिख रहा है बताओ? 1,35 का। अब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। अब देखो ध्यान दो, अब पहले केस में आप देखो रिजर्व कितना गिवन है, 1,35 का है, और बोल रहे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट किस रेशियो में डिवाइड कर दो? 4:3:2। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एंट्री लिख दो आप, केस नंबर 1। अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल, टू रमन कैपिटल एंड टू सोहन कैपिटल। 135 को 432 में डिवाइड करो। बोलो इसमें कोई डाउट? आपने सिंपल जो अमाउंट और जो तीनों पार्टनर में कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया? 4:3:2 में। जो अमाउंट ऑफ रिजर्व है तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 4:3:2। अब केस नंबर 2 देखो, वर्कर का क्लेम कितने का है? 35,000 का क्लेम है, 45,000 का क्लेम है, ध्यान दो। नेक्स्ट केस में देखना, 45,000 का क्लेम है। अब रिजर्व कितना दिख रहा है? अब 45 का क्लेम है और रिजर्व 1,35 का है। 45,000 का क्लेम है और रिजर्व कितने का है, तो बोलो कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड,
90,000 रुपये। ये आती है बात समझ में? भाई 1,35 का रिजर्व है और 45,000 का क्लेम है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? मतलब आपका ऑलरेडी क्लेम आ चुका है 45 का, तो अब ऐसे केस में एंट्री कैसे करेंगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू वर्कर क्लेम। तो कितने पार्टनर्स हैं? अब डिवाइड करो, 90,000 को डिवाइड कर दो, क्या रेशियो है? 432 में डिवाइड कर दो, 40, 30 और ये सबको समझ आता है। 1,35 का रिजर्व है, 45 का क्लेम है, तो बाकी अमाउंट को 4:3:2 में डिवाइड कर दिया हमने। इसमें कोई डाउट? और अब आ जाओ केस नंबर 3। अब क्लेम कितने का है? 1,50 का, और रिजर्व कितना है? अब तो कम पड़ रहा है ना, और 1.5 लाख का क्लेम है और रिजर्व 1,35 का ही है, तो और कम पड़ रहा है। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 15। तो अब एंट्री कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब रिवैल्यूएशन से और लाइबिलिटी क्रिएट कर दी हमने। इस केस में हमने रिवैल्यूएशन से लाइबिलिटी और क्रिएट करी है ना? समझ में आया? रिजर्व और क्लेम इन दोनों को कंपेयर कर लिया हमने। वापस समझाओ, एनी डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब ये हमने बात की कौन से रिजर्व की? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट हेडिंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नेम बता रहे, ऐसा रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन, क्योंकि देखो अभी जैसे अपन इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो अब क्या होता है, इसमें वैल्यू रोज चेंज होती है। मतलब दिस वैल्यू चेंजेस ऑन डेली बेसिस। आज जैसे मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा, आज 5 लाख की रेट है, 5 लाख की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया। अब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मान लो ये 2 लाख का ही रह गया, मान लो इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये 2 लाख का रह गया, या लेट से ये 8 लाख का हो गया। ये वैल्यू रोज फ्लक्चुएट होती है। इक्विटी मार्केट की वैल्यू क्या होती है? रेगुलर बेस फ्लक्चुएट होती है। तो ऐसा रिजर्व जो बनाया किस लिए? ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा रिजर्व
विच इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो लिखो एक बार आप, रिजर्व क्रिएटेड to protect the value of investment. Reserve created to protect the value of investment is known as investment fluctuation reserve. अब है ना, इसमें देखो, इसका डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराता हूं तो क्लियर हो जाएगा। आप कम टू पेज नंबर 4.49, इलस्ट्रेशन नंबर 50, पेज नंबर 4.49, इलस्ट्रेशन नंबर 50, पेज नंबर 4.49, इलस्ट्रेशन नंबर 50। देखो ध्यान दो, सोनू, सुमित एंड साहिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। तो 3 पार्टनर्स हैं, सोनू, सुमित एंड साहिल, और रेशियो गिवन है हमको। तो ये कौन से पार्टनर्स हो गए? ओल्ड। डिसाइड टू एडमिट सोहेल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2025। अब ये एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये न्यू पार्टनर है। इनका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है 31 मार्च 25 का। अब सब लोग है ना, ध्यान से समझना। देखो, आपको इधर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कितने का है? मतलब एक तरह से ये उसकी क्या है? सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने रुपए पे? तो इसका मतलब ये 4 लाख क्या चीज है? उसकी परचेज की रेट है। अच्छा, आप इधर देखो, आपके सामने रिजर्व चल रहा है। कितने का रिजर्व चल रहा है? अब आपने इन्वेस्टमेंट कितने पे परचेज किया है और रिजर्व कितना चल रहा है? 36,000 का। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने मान लो इन्वेस्टमेंट 3 लाख पे खरीदा, अब 3 लाख पे आज खरीदा मैंने, कल मान लो इसकी मार्केट वैल्यू 280 रह गई। अब मैंने आज क्या रेट पे खरीदा? 3 लाख। तो मैं रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट 4 लाख पे खरीदा, कल मार्केट वैल्यू 3 लाख रह गई, तो मैं रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? 4 लाख। तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है उसकी परचेज वैल्यू पे। अब आप देखो, इधर रिजर्व कितना चल रहा है? 36,000। फर्स्ट केस बोल रहा है कुछ भी गिवन नहीं है। कुछ गिवन नहीं है मतलब क्या है? ये जो इसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू, ये किसके बराबर है? मतलब बुक वैल्यू भी 4 लाख और मार्केट वैल्यू भी कितनी? 4 लाख। तो इस केस में 36,000 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो। क्या रेशियो में? रिजर्व को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रिजर्व कब यूज करना पड़ेगा? जब ये मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट 5 लाख की मार्केट वैल्यू हो गई, आज मेरी कॉस्ट 4 लाख थी और मार्केट वैल्यू 5 लाख की हो गई, तो रिजर्व यूज करना पड़ेगा क्या? रिजर्व कब यूज करना पड़ेगा? जब वैल्यू बढ़ेगी या जब वैल्यू कम होगी? भाई आपका 4 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 5 लाख का होगा तो रिजर्व तो आपका एवरेज सेफ पड़ा हुआ है ना, तो उसके रिजर्व को डायरेक्ट पार्टनर में डिवाइड कर दो। लेकिन मान लो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख का रह गया, तो ये पार्टनर्स को डिवाइड नहीं कर पाओगे ना। आपको रिजर्व तब यूज करना पड़ेगा जब वैल्यू नीचे चली गई। अगर 4 लाख से ज्यादा वैल्यू तो रिजर्व को यूज ही नहीं करना है ना अपने को। ये सुनो, आप फर्स्ट केस देखो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू क्या है? केस 1 और केस 2 दोनों सेम ही है। नो इंफॉर्मेशन गिवन, इसका मतलब भी मार्केट वैल्यू 4 लाख है, और केस 2 बोल ही क्या रहा है कि मार्केट वैल्यू है ही कितनी? 4 लाख। तो केस 1 और केस 2 आर वन एंड द सेम।
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब मार्केट वैल्यू 4 लाख है, और सेकंड केस का मतलब ही क्या है, 4 लाख। तो केस 1 और केस 2 का आंसर तो सेम ही कर लो, लिखो आप केस 1 एंड 2। कॉस्ट 4 लाख जो बैलेंस शीट में दिख रही है, और मार्केट वैल्यू भी 4 लाख। अब बताओ इस केस में क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू बराबर है, तो आपका जो रिजर्व का अमाउंट है वो डिवाइड कर दो पार्टनर्स में, तो लिखो एंट्री। आईएफआर को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कौन से रेशियो में कर दोगे, बोलो इसमें कोई डाउट, कॉपी करो फटाफट। केस 1 एंड 2 कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू बराबर है। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट केस नंबर 3। अब मार्केट वैल्यू कितनी है मान लो, 382। अब बताओ 382 की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट कितनी है, कितने का डाउनफॉल है, 18,000 का डाउनफॉल है। अब बताओ रिजर्व कितना पड़ा हुआ है हमारे पास में, रिजर्व कितना है और डाउनफॉल कितना है। अर्शिया मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कौन सा केस कर रहे हैं, हाँ तो क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी, कितनी मार्केट वैल्यू कितनी है, अच्छा बोलो कितने का डाउनफॉल है। अब बताओ 18,000 का जो डाउनफॉल है वो कैसे रिकवरी करेंगे, रिजर्व बना है 36,000 का, पार्टनर से लेने की जरूरत है क्या, नहीं, आप क्या करोगे रिजर्व से रिकवरी करो। अब इसमें कैसे करोगे बताओ, देखो सुनना मेरी बात, इन्वेस्टमेंट कितने कम हो गए, हमने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। अगर आईएफआर नहीं होता ना तो हम लोग रिवैल्यूएशन से कम करते, आईएफआर नहीं होता तो पता है हम लोग कहां से कम करते, अब बताओ आईएफआर नहीं होता तो हम लोग कहां से कम करते, रिवैल्यूएट, बट आईएफआर बना हुआ है ना हमारे पास में। अब बताओ कितने रुपए और बचे हैं, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दे, तो वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो 2। इधर 18,000 को डिवाइड करो, बोलो इसमें कोई डाउट, ये सेम एंट्री है ना, ये एक ही एंट्री है पूरी, पहले इन्वेस्टमेंट को डाउनफॉल लिया और फिर अमाउंट बैलेंस जो बचा वो डिवाइड कर दिया। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर है बिल्कुल, कॉपी कर लिया। नाउ कम टू केस नंबर 4। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो मान लो,
अब बताओ कॉस्ट कितनी है, कितने का फॉल है? अब रिजर्व कितने का बना हुआ है? 36 का ही रिजर्व है, और जबकि डाउनफॉल 54 का है। सुनना ध्यान से, 54 का डाउनफॉल रिजर्व 36,000 रुपए ही है, तो ये तो और लेना पड़ेगा अपने को पार्टनर से। अच्छा, कुछ डिवाइड कर पाएंगे क्या? ये तो और लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितने, 54 कम हो गए। नया पार्टनर तो बोलेगा इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेकर आओ। अब मार्केट वैल्यू पे लाओगे तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कितना नीचे गिराओगे? अब आईएफआर तो पूरा यूज कर लो। अठारह हजार लिखो आप। आईएफआर रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है सबको? और लास्ट केस नंबर 5, 436 का मार्केट वैल्यू है, तो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, और बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए तो वापस जब आप लेकर आओगे तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से बढ़ा दें? टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो रिवैल्यूएशन से, एसेट को बढ़ाना है तो। और जो रिजर्व है पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। रिजर्व को एज इट इज पार्टनर में डिवाइड कर दो। कितना रिजर्व? 36,000। तो क्या रेशियो में डिवाइड करोगे? बोलो, आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी और आईएफआर पूरा ही बचा हुआ एज इट इज, तो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। वापस समझाओ। यहां पर पता है एक चीज सब लोग ध्यान से समझ लेना। अगर आपको दिखता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और मान लो दिखे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लाइबिलिटी साइड, ये प्रोविडेंट फंड हो गया, क्रेडिटर हो गया, इनको डिवाइड नहीं करना है, ये कोई रिजर्व नहीं है। यहां बच्चे क्या होता है, इस वर्कमैन कंपनसेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कंफ्यूज कर जाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक रूटीन लाइबिलिटी है उस क्रेडिटर की तरह, कोई रिजर्व नहीं है। ऐसा नहीं करना कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी डिवाइड कर दिया वर्कर्स पार्टनर्स में, नहीं, ये उनका पैसा नहीं है। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 51 होमवर्क कर लेना। एक तो इलस्ट्रेशन 51 पेज नंबर 4.50 पे होमवर्क करना, 50। एक पेज नंबर 4.83 पे एमसीक्यू नंबर 12, 13, 14, 4.83 पे एमसीक्यू नंबर 12 से लेकर आप लोग 16 तक होमवर्क कर लेना, 12 to 16। पेज नंबर 4.88 पे एमसीक्यू नंबर 44 होमवर्क करना, 4.88 पे एमसीक्यू नंबर 44।
पेज नंबर 4.108, 54th क्वेश्चन का ए पार्ट। पेज नंबर 4.108, क्वेश्चन नंबर 54, पार्ट ए। ये होमवर्क करोगे आप। So come to question 55. पेज नंबर 4.108, क्वेश्चन नंबर 55। ध्यान देंगे, देखो। अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। अब दो पार्टनर्स हैं, अमित और अनिल, इनका रेशियो है 2:1। इनका बैलेंस शीट इस तरह गिवन है। अंकित इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Ankit will bring 1 lakh as capital and 60,000 as goodwill. Machine to be appreciated to 1,20,000. ध्यान से पढ़ना। Machine to be appreciated to 120. What is meaning of this word? To 120. अच्छा, मशीन दिख कितनी रही है वो चेक करो। मशीन दिख कितनी रही है? 1 लाख। 1 लाख से 1,20 तक ले जानी है, कितनी बढ़ानी है? 20,000 बढ़ानी है। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक ओवर वैल्यूड मिला 4,000 से, मतलब कम करना है स्टॉक। आपको, आपने जब चेक किया तो पता चला स्टॉक 4,000 बढ़ा रखा है। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड एक्सटेंट ऑफ 1,000। अब है ना, आपको बोल रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। एक लेजर बनाओ सब लोग। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर फॉर्मेट बनाओ एक। ऐसे एक फॉर्मेट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेजर बनाओ एक। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। बना लिया फॉर्मेट? पहला पॉइंट पढ़ो, क्या गिवन है? मशीन इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 120, मतलब मशीन को 1,20 तक ले जाना है। अभी मशीन कितनी दिख रही है? अब 1 लाख की मशीन को 1,20 तक ले जाना है। कितना बढ़ाओगे मशीन को? तो बोलो क्या एंट्री करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट ऐसे करेंगे ना अपन। 1 लाख की मशीन को 1,20 तक ले जाना है, मतलब कितने से बढ़ाना है? 1 लाख की बोल रहा है मशीन इज टू एप्रिशिएट टू 120, बाय 120 नहीं बोला है, मतलब 1,20 तक ले जाना है। अभी कितनी चल रही है मशीन? अब इसकी एंट्री करोगे, मशीन टू रिवैल्यूएशन 20,000। तो अब बताओ, अगर इसकी एंट्री करते हैं मशीन टू रिवैल्यूएशन 20,000, तो यहां पोस्टिंग कैसे करें? बाय मशीन। तो लिखो इधर $20,000। वापस समझाओगे पॉइंट? आप जर्नल एंट्री समझो, मशीन बढ़ाई, मशीन टू रिवैल्यूएशन, पोस्टिंग करी बाय मशीन। नेक्स्ट, स्टॉक ओवर वैल्यू है 4,000 से, स्टॉक बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, बिल्डिंग को भी 10% बढ़ाना है। बिल्डिंग कितना दिख रहा है? तो 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000। तो बढ़ाना है तो सिंपल वही वापस
इसके एंट्री ये करेंगे ना, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग 15,000। अगला, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। आपको पता चला स्टॉक 4,000 बढ़ा हुआ है। अब बताओ 4,000 बढ़ा है तो एंट्री क्या करोगे, बताओ। व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। तो इधर पोस्टिंग कैसे करें? तो लिखो टू स्टॉक 4,000 रुपये। थर्ड वाला डी पार्ट छोड़ दो अभी एक बार, ई पार्ट देखो इसका, डी वाला पार्ट बाद में देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड 5% ऑफ डेटर। डेटर 60,000 दिख रहे हैं, 60,000 का 5%, 3,000। अब आपको प्रोविजन बनाना है तो क्या करेंगे रिवैल्यूएशन में? प्रोविजन डेटर कम करना है ना, तो क्या करेंगे? एंट्री बताओ, रिवैल्यूएशन टू डेटर। डेटर कम करना है तो डेटर क्रेडिट करेंगे ना, तो क्या करें? तो इधर लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड। अब लाइबिलिटी और रिकॉर्ड नहीं किया, लाइबिलिटी और रिकॉर्ड नहीं किया तो लाइबिलिटी क्रिएट करोगे ना, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर, तो लिखो टू क्रेडिटर। कितने? अब इसको टोटल लगाओ। क्या रिजर्व का रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट आएगा नहीं? रिजर्व का रिवैल्यूएशन पे, रिजर्व तो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अभी मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना सीख रहा हूं, रिवैल्यूएशन बनाना आपको लर्न करवा रहा हूं मैं। अभी रिजर्व का रिवैल्यूएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आना है, इसलिए अभी छोड़ दो पॉइंट को, है ना, बाद में देखते हैं। अब इधर टोटल कितना आ रहा है देखो, इधर भी टोटल लगाओ 35। कितना बैलेंस बचा? 35 माइनस 7 माइनस 1, तो 27,000 रुपए। और ये प्रॉफिट हुआ, दिस इज योर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मतलब रिवैल्यू किया तो अपना प्रॉफिट हुआ 27,000 का, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये किस किस में डिवाइड करोगे? क्या नए पार्टनर में भी जाना चाहिए क्या गेन? तो ओल्ड पार्टनर कौन है? अमित एंड अनिल, तो इनमें डिवाइड कर दो अमित एंड, ये ओल्ड रेशियो में करना। वो कितना है? तो 27,000 को 2:1 में करो, 18,000 और 9,000 रुपए। बोलो आई बात समझ में? सबको क्लियर है? वापस समझाओ। ठीक है, आज इतना करना, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू ऑल।